बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप अपने जो हमारे आज के उन्वानात हैं, टॉपिक्स हैं, वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। सानहा APS असखुद नोटिस केस की समाअत और मोहसिस जज की जानिब से आज फैसला तहरीर किया गया। 20 अक्टूबर के फैसले को आज के फैसले का हिस्सा बना दिया गया है और इसके अलावा पार्लियामेंट सेशन की भी हम बात करेंगे आज। और पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास था उसके बाद बयानात जो है उसकी जो जंग है वो छिड़ चुकी है। बयानात का सिलसिला जारी है। हुकूमत पर अब मज़ीद कितना प्रेशर आ सकता है इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। तोशाखाना केस के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। लेकिन शामी साहब, आज सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल खेल रहा है। बड़े एज़ाज़ की बात है पूरी कौम के लिए, हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी शानदार कामयाबी रही शाहीनों की। यानी इस वक्त मैच शुरू हो चुका है। बिल्कुल। और पाकिस्तानी टीम जो है वो बैटिंग कर रही है। बिल्कुल। और पूरी पाकिस्तानी कौम पुरजोश है और दुआ कर रही है बिल्कुल कि हमारी टीम जीत जाए, जो हर मैच जीतती चली आ रही है। और जो कराची का तोता है ना, उसने भी यही फाल निकाली कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी जो नए ख्वाहिशात हैं वो हमारी टीम के साथ हैं और जो बाबर आजम हैं, कौमी कप्तान हैं, बहुत सारे एजाज़ात उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। अलबत्ता पाकिस्तान जो है वो टॉस नहीं जीत सका, लेकिन ये जो मैच है पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। और कुछ स्टैट्स अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं, फिर शामी साहब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी तक 6 मरतबा हमने आमना सामना किया है। T20 वर्ल्ड कप्स में 3 मरतबा ऑस्ट्रेलिया जीता, 3 मरतबा पाकिस्तान। लेकिन नॉकआउट मरले में आज तक हम नहीं जीत सके। नॉकआउट मरला यानी कि सेमीफाइनल या फाइनल या क्वार्टर फाइनल। 2019 का वर्ल्ड कप था, उसमें भी पाकिस्तान को शिकस्त हुई और उसमें भी डेविड वार्नर ने अच्छी जो है वो सेंचुरी स्कोर की थी। अब आज जो हमारी टीम है वो अच्छी फॉर्म में है। बाबर आजम से उम्मीदें हैं, मोहम्मद रिजवान से उम्मीदें, जिनका कहा जा रहा था कि बीमार हैं, कुछ सवालात उठ रहे थे, लेकिन टीम मुकम्मल फिट है, मैदान में उतर चुकी है। और इसी बात के साथ बेस्ट विशेष नए ख्वाहिशात के साथ शामी साहब आगे बढ़ते हैं और जो अपने आज के हमारे उन्वानात हैं उनके हवाले से हम बात करते हैं। सर, सानहा APS असखुद नोटिस केस की जो समाअत हुई और उसके बाद जो फैसला तहरीर किया गया, 20 अक्टूबर के फैसले को उस फैसले का हिस्सा बना दिया गया। सर, अब इस केस पे मज़ीद आगे क्या आप देख रहे हैं, कहाँ तक ये बात जा रही है? ये तो अब उन्होंने पाबंद कर दिया है वज़ीर आज़म को कि वो अपने दस्तखतों के साथ रिपोर्ट पेश करें अगली तारीख पर। ठीक है। कि इस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की। और जो 20 अक्टूबर का फैसला था उसमें जो शोहदा की माएँ हैं उनकी शिकायत का जिक्र किया गया है। बिल्कुल। कि वो माएँ जो हैं वो मुतमईन नहीं हैं और वो ये कह रही हैं कि जो लोग जिम्मेदार थे और आला पोजीशनों पे बैठे हुए थे उनके खिलाफ FIRs नहीं दर्ज हुई, उनके खिलाफ कोई इकदाम नहीं हुआ। और जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं, देखो ना, 147 लोग बिल्कुल इसमें शहीद हुए थे, बच्चे भी थे, असातिज़ा भी थे। अब वो कहती हैं कि उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर KPK के परवेज खट्टक, उस वक्त के कोर कमांडर पेशावर हयातुर रहमान और डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम, उस वक्त के सेक्रेटरी दाखिला अख्तर अली शाह वफाकी और उस वक्त के सेक्रेटरी इंटीरियर, ये आ गए उसमें। ये वो लोग हैं जो जिम्मेदाराना मनासिब पर फाइज थे और उनको इसकी पेशबंदी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म का नाम नहीं सर उस वक्त? नहीं, वज़ीर आज़म का नाम नहीं है इसमें। जो माओं की शिकायत है उसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में किया है 20 अक्टूबर वाले में। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि इसके बारे में अब वज़ीर आज़म जो है वो कोई मुनासिब का इक़दाम करके और अदालत को बताएं। ठीक। अदालत ने कोई डायरेक्शन नहीं दी। लेकिन बात असल में ये है कि इस पर एक तहकीकाती कमीशन कायम हो चुका, उसमें रिपोर्ट उसकी आ चुकी, उसमें जो अफसरान बाला हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DG ISI,
उनको बरी जिम्मा करार दिया जा चुका। अब ये जो माएँ हैं शोहदा की, ये बड़ी काबिल एहतराम है। देखिए, इनको कंपनसेट किया गया 100 करोड़ रुपए से ज्यादा। कल भी मैंने तफसील बयान की। हाँ जी, बिल्कुल। और दूसरी मरात भी दी गई, उम्रे भी कराए गए, लेकिन ये जो खून, बच्चे का खून है ना, उसका कोई ये नेमल बदल नहीं, कोई मदावा नहीं उसका, जाहिर है उसका मदावा नहीं हो सकता। इनका अजर जो है वो अल्लाह ही के पास है, उसी अजर। मगर सवाल ये है कि ये जो, अगर इस पर दहशत गर्दी की किसी कार्रवाई पर आप आला तरीन सतह पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें, तो फिर तो 9/11 के खिलाफ जो था, बिल्कुल, तो सदर बुश के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी। बिल्कुल। उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, फिर FBI के चीफ के खिलाफ, बिल्कुल, CIA के चीफ के खिलाफ, उस वक्त के जो उनके सेक्रेटरी थे होम के, उनके खिलाफ। तो ऐसा नहीं होता। और यहाँ मतलब सिविल कोर्ट में एक हंगामा हो जाए, वकीलों ने हमला कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे और अजब बदतमीजी का मुजाहरा किया, तो इसकी जिम्मेदारी जो है हम किस पे डालेंगे? खुदा न खास्ता को सुप्रीम कोर्ट पे डाल देंगे? नहीं। अगर एक सेशन जज उसकी कोई कोताही होती है, या सिविल जज का कोई गार्ड जो है वो कोताही होती है उसकी, तो जिम्मेदारी कहाँ मुतय्यन करेंगे हम? गार्ड पे ना, बिल्कुल। वहां तो मुतय्यन नहीं करेंगे ऊपर, बिल्कुल। तो देखिए, ये इस तरह, ये जो दहशत गर्दी है ना, ये कोई मामूली काम नहीं है, आम कानून शिकनी की वारदात नहीं है। बिल्कुल। वैसे भी अगर एक छोटे अहलकार की जो कोताही है, उससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर इसको, इनकी माएँ जो हैं, उनके जज्बात काबिल कदर हैं, वजीर आजम को उनसे मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना, वो कहते हैं मैं मिलता रहता हूं, पर मरहम रखनी चाहिए, फिर मिलूंगा, उन्होंने कहा। उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि बीबी, आपका अजर अल्लाह के पास है, और हमने 80,000 जानों की कुर्बानी दी है। बेशक। आपने घर घर में मातम की सफ़े मातम बिछी है, अदालत में बयान किया वज़ीर आज़म साहब। मस्जिदों में नमाजी शहीद हुए हैं, GHQ में लोग शहीद हुए हैं, एयरफोर्स की इंस्टॉलेशन पे हमले हुए हैं। तो हम अगर इस पे हम कार्रवाई करने लगे उन लोगों पर जो आला तरीन ओहदों पर फाइज हैं, तो फिर तो बस फिर तो दहशतगर्द जो है, जो काम हासिल नहीं कर सके, वो हम अपनी कार्रवाइयों से हासिल कर लें। बिल्कुल। अपना इंतजामी काम चौपट कर लें। राजा मोहसिन भी हमारे साथ हैं, इसलिए हमें तहम्मुल के साथ, तदब्बुर के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल, हौसले के साथ आगे बढ़ना। और अल्लाह, जो शहीदों का खून है, उसका अजर अल्लाह के पास है, वो रायगा नहीं है, वो रायगा नहीं जाएगा। बेशक। तो उस पर यकीन रखना चाहिए। यकीन। राजा मोहसिन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हमारे फौजी शहीद नहीं होते। बेशक। कभी किसी फौजी से सुना है कि आप जनाब, ये हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, तो आप मज़ाकरात क्यों कर रहे हैं इंडिया से? आप मज़ाकरात क्यों कर रहे हैं हमला करने वालों से? कैसा सुना है कभी? नहीं। कैसा बड़ा दिल होता है उनकी माओं का, उनकी बेवाओं का, उनके बच्चों का है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और खुश होते हैं। उनके बच्चे, उन्होंने खून दिया, और हम भी उनको सलाम करते हैं। अभी ये पुलिस के जवान शहीद हो गए, तो फिर उनकी बेगमात जो है और उनके बच्चे जो हैं, वो ये कहें कि हम तो कारोबार आगे चलने ही नहीं देंगे। TLP साद रिजवी जो है, वो 4th शेड्यूल उनका खत्म हो गया, हम होने ही नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। कारोबार मुमलकत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बिल्कुल। रियासत ने भी कुछ फैसले, रियासत ने अपने फैसले भी करने होते हैं, दिल पर पत्थर भी रखना होता है, आंखें बंद भी करनी पड़ती हैं। दस्तूर में लिखा हुआ है, सदर मुमलकत के पास ये इख्तियार है, वो हर सजा को माफ कर सकते हैं। लेकिन अभी मेंशन किया कि जो संगीन नौयत के जो मुजरिम हैं, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। ओ भाई, करने पड़े। संगीन नौयत के मुजरिम, यहाँ तो APS के जो मुजरिम थे, वो तय हो चुके, हाँ जी, मारे जा चुके, फांसी लग चुकी। तो बात यह है,
संगीन नौयत के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनका ताकुब करना चाहिए। राजा मोहसिन से पूछते हैं। लेकिन रियासत के करने का काम है, उसको करने दें। हर आदमी अमीरुल मोमिनीन न बने। अब वजीर आजम तो हमारे पेश हो गए कि अमीरुल मोमिनीन जो थे मदीना की रियासत के, वो अदालत के सामने पेश हो जाते थे। लेकिन फिर मदीने की रियासत में तो जज भी अमीरुल मोमिनीन मुकर्रर करते थे, उनको डिसमिस भी कर सकते थे। तो फिर ये करेंगे। दस्तूर में जो बातें लिखी हुई हैं उनके मुताबिक चले। ये जो किसी पार्लिमानी निज़ाम दुनिया कितने मुल्कों में है? कभी आपने सुना है कभी वाजपेयी को या इंदिरा गांधी को या मोरारजी देसाई को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को या अब हमारे वाजपेयी को? कितने लोग मारे गए जब वाजपेयी वजीर आला थे? वहां क्या हुआ? मुंबई में, महाराष्ट्र में किसी अदालत ने उनको तलब किया? सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया? हाई कोर्ट ने बुलाया? कभी बरतानिया की किसी अदालत ने वजीर आजम को बुलाया? कभी न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में? नहीं, हमने भी नहीं बुलाया कभी, हमारी अदालतों ने भी। इसलिए एक रियासत का एक तहक्कुम होता है। ठीक है। वजीर आजम जो है उसके मनसब का एक अपना एहतराम होता है। सियासतदानों ने अपनी लड़ाइयों में वजीर आजम की बेतौकीरी कर दी है इस मनसब की। हम ऑनरेबल वजीर आजम है, इज्जत माफ वजीर आजम, ये बोला गया, बोलते हैं। ये इस तरह पार्लियामेंट में ये बोला जाता है, इज्जत माफ वजीर आजम। अपना वजीर आजम की इज्जत वो खुद कराते हैं, ना मुखालिफ करते हैं। जब मुखालिफों की इज्जत नहीं करेंगे वो आपकी कैसे करेंगे? ठीक है। तो हमें तमाम अदारों को वजीर आजम का जो मनसब है उसके वकार को मलहूज खातर रखना चाहिए। ठीक है। वो वोट लेकर आता है, ठीक है, उसके पीछे अवाम की ताकत होती है। बिल्कुल, अवाम की ताकत। दस्तूर में उसकी हैसियत दिल की सी है। बिल्कुल, वो लीडर है, वो मुशक्कत काटता है, बरसों जिद्दोजहद करता है, पार्टी बनाता है, बिल्कुल, इंतखाब लड़ता है, ऐसे ही खून पसीना बहाता है और करेजी करता है। ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए रियासतें जो हैं अपने अदारों के इस्तेहकाम से जुड़ी होती हैं। राजा मोहसिन की टेक जान लेते हैं कि उनके पास मजीद क्या इस हवाले से इन्फॉर्मेशन है। आपने बड़ी डिटेल सारी जो है वो बयान कर दी है। राजा मोहसिन, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सारी जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी सारी शामी साहब ने बता दी हैं। क्या ऐसे पॉइंट हैं जो आज के फैसले में तहरीर किए गए? शामी साहब ने भी अर्ज़ किया कि डायरेक्शन नहीं है फैसला है आपके पास। हाँ जी, मुख्तसर सा फैसला, इसमें मजीद क्या निकात हैं? देखिए, शामी साहब ने बड़ी खूबसूरती से कानूनी और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बताई है। अब जो शोहदा के वालिदैन का मौक़िफ़ है, जिन लोगों की सजा के हवाले से या जिम्मेदार ठहराए जाने के हवाले से वो लोग कह रहे हैं, उनके ऊपर इखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है। वजीर आजम इमरान खान जब गुज़िश्ता रोज अदालत के सामने पेश हुए तो उन्होंने पेश होते ही जब वो रोस्टम पर आए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल से मुआवनत का कहा और कहा कि आप बताएं कि मैं किसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर सकता हूं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने वजीर आजम को मुलाकात के दौरान बताया कि ये जो तमाम हाई ऑफिस में बैठे उस वक्त लोग थे, उनके ऊपर इखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है। तो इखलाकी जिम्मेदारी की बुनियाद पर आप किसी को कोई भी सजा नहीं दे सकते, उसके खिलाफ FIR तक नहीं कटवा सकते। तो ये बुनियादी तौर पे इखलाकी जिम्मेदारी का मामला है और उसके ऊपर कोई सजा नहीं हो सकती। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो रिटन ऑर्डर आया है गुज़िश्ता रोज की समाअत का, उसमें एक तो 20 अक्टूबर वाले फैसले का हवाला दिया गया है जो बड़ा तफसील से शामी साहब ने बताया कि किन किन लोगों को की सजा डिमांड कर रहे हैं ये शोहदा के वालिदैन। और दूसरा आज के जो ऑर्डर है उसमें यह कहा गया है रिटर्न ऑर्डर में कि वजीर आजम पाकिस्तान पेश हुए अदालत के सामने और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो इस सिलसिले में तमाम जो मुमकिना इक़दामात हैं वो उठाएंगे और शोहदा बच्चों के वालिदैन के साथ मिलकर उनकी भी तसल्ली के लिए मुस्बत इक़दामात उठाएंगे। और इसके बाद एक तफसीली रिपोर्ट वजीर आजम के दस्तखतों के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 हफ्ते के अंदर जमा कराई जाएगी। ये आज का जो तहरीरी हुक्म। बात यह है, ये दहशतगर्द जो हैं, दहशतगर्दी की वारदातें दुनिया भर में हो रही हैं।
इंडिया में हो रही हैं, अमेरिका में हुई हैं, बरतानिया में हुई हैं। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आपने वजीर आज़म के खिलाफ, वजीर आर्मी चीफ के खिलाफ, वजीर दाखिला के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया हो। दहशत गर्दों को ये और तरह की दहशत करती है। इन बच्चों की माओं को कुछ समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनके दिल पे हाथ रखना चाहिए। ये कारे रियासत है, उसको उस तरीके से चलने दें और जो उनका, और अल्लाह से अपने अजर की उम्मीद रखें। हमारी सारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। ठीक है, ठीक है राजा मोहसिन, बहुत शुक्रिया। और शमी साहब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये भी रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत जाए। और वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर जाते हैं तो जाएंगे ना, वज़ीर-ए-आज़म मिल चुके हैं उनसे, उन्होंने कहा कि मज़ीद मिलेंगे। बिल्कुल, हमें हर चीज को एक हद में रखना चाहिए। बिल्कुल, आप पूरी मुमलकत को स्टेक पे नहीं लगा सकते। मुमलकत का कारोबार चलाना है आप। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं। और पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो मौखर हुआ, इस पर हमने कल भी शमी साहब बात की थी। लेकिन क्या लगता है हुकूमत इस मामले को हल कर पाएगी? एक लंबा अरसा था, तवील अरसा था हुकूमत के पास। नहीं, पर उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात करेंगे। उनके इत्तेहादी हुकूमत के जो हैं उन्होंने उनको सपोर्ट करने से इनकार किया है, तो हुकूमत को खतरा पैदा हो गया, बिल पास नहीं करा सकेगी। अब उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया, अच्छी बात है। अपोजिशन से बातचीत करें, उसको एतमाद में लें। अपोजिशन को भी चाहिए कि जो अच्छी बात का जवाब अच्छी बात से दे और मामलात को आगे बढ़ाए। जो कानून साजी अगर इत्तफाक राय से हो तो बेहतर होगी। ठीक, सबका मफाद इसी। हुकूमत ने कहीं ताखीर कर दी क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो 37 निकात ताखीर कर दी, हो गई, अब आगे चले। ठीक है शमी साहब, बस इस पर कुछ 2-4 निकात थे वो मैं जानना चाह रहा था। इस पर बहरहाल हम मजीद निकात है आपके? बल कुछ मजीद हम बात कर लेते हैं। आप बताएं, कोई नुक्ता है आपके पास? बस जो इलेक्शन कमीशन को मुतमिन क्यों नहीं कर पाई हुकूमत, 37 निकात उन्होंने उठाए। ठीक है, अब इलेक्शन हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन पहले तो लेजिस्लेट करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना। कानून बनाना है अपोजिशन ने और हुकूमत ने। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट ने। ठीक है, पहले तो कानून बनाए, ठीक है, अपोजिशन को मुतमईन करें, ठीक सर, फिर इलेक्शन कमीशन से भी बातचीत करें, ठीक, उसकी भी जिम्मेदारी है, ठीक, वो भी अपने फराइज अदा करेगा। ठीक सर, क्यों नहीं करेगा? ठीक हो गया सर। हम ब्रेक की जाने बढ़ते हैं नाज़रीन। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले भी हमने गुफ्तगू की थी सानिया APS अस्कुर नोटिस केस के हवाले से और समात के हवाले से बात करेंगे। माहिर कानून एहसन बुन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बुन साहब, आप चीफ जस्टिस साहब से मिले भी हैं, फिर आपकी गुफ्तगू भी आई है सुओ मोटो के हवाले से। ये सुओ मोटो केस जब समात होती है, लोगों के बारे में फ़ैसले कर दिए जाते हैं, उनके पास अपील का हक़ नहीं होता, ताहयात उनको नाअहल कर दिया जाता है, कोई अपील का हक़ नहीं होता, तो इसका क्या मुदावा होगा? ये सुप्रीम कोर्ट जो है अपने रूल्स में अपील का हक़ प्रोवाइड नहीं कर सकती? मैं शामी साहब आपको थैंक यू वेरी मच, आपने ये बात की। मेरी कल जब हम 30 लोग थे जनाब चीफ जस्टिस साहब से जब हमारी मुलाकात हुई, इसमें मेरी पूरी की पूरी कैबिनेट थी और प्रीवियस कैबिनेट थी, लाला अफरीदी वगैरह। तो हमें मौका मिलता है बात करने का, तो उसमें मैंने डिटेल से चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की कि अगर 184(3) में कोई फैसला होता है तो उसकी अपील नहीं होती, फॉर ऑल टाइम टू कम लोगों की फेट सील हो जाती है। और अल्लाह ताला का भी जो तौबा का दरवाजा है वो बंद नहीं होता, लेकिन ये नाउजुबिल्लाह एक खुदाई हुक्म की तरह होता है कि फॉर ऑल टाइम टू कम आप एक बंदे को ग्रेव यार्ड में। चीफ साहब ने ये बात फरमाई, मैंने कहा जी हर लम्हे इम्प्रूवमेंट जो है वो तो, उन्होंने कहा बात आपकी ठीक है, लेकिन उनका नुक्ता नजर ये था कि 184(3) में जो है अपील प्रोवाइडेड नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। मैंने उनसे अर्ज किया कि नहीं, उनको ये हक, उनको 10A की मौजूदगी में ये हक कैसे मिल गया कि आप लोगों के बारे में फैसला करें इनफरादी मुकदमात में और उनको सजाएं दे दें? मैं यही अर्ज करने लगा हूं। मैंने फिर ये गुजारिश की कि मैंने कहा जनाब
बात ये है कि आपके रूल्स जो कहते हैं कि उसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग है, आइन की बैकिंग है, उनको आइन का दर्जा रखते हैं, तो आपकी कोर्ट रूल अमेंड कर सकती है। और ये नहीं कि किसी और बंदे ने फैसला करना है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जजेस अगर कर दें या 3 का, वो जजेस जिन्होंने पहले नहीं फैसला किया। और गुजारिश ये है, मैं समझता हूँ शामी साहब, ये इंतहाई तकलीफ दे बात है कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सारे कानून में कोई सजा, कोई पीनल प्रोविजन, उसके मुकाबले में अपील का हक मौजूद होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 184(3) में जब कोई, सिर्फ ये नहीं कि इलेक्शन लॉज की हम बात करते हैं कि इलेक्शन में आप देख रहे हैं सारी जिंदगी के लिए, यहाँ होता ये है कि अगर कोई म्यूनिसिपल कारपोरेशन किसी इंक्रोचर है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसका काम, उसके खिलाफ एक्शन लेती है, तो हर अदालत ये कहती है पहले नोटिस दो। अगर वो काम करते हैं तो आप कहते हैं अपील का हक है। और जब सुप्रीम कोर्ट किसी इस चीज का नोटिस लेता है तो कोई अपील नहीं होती, कोई रिव्यू नहीं होता, कोई रिवीजन नहीं होती। आप कहते हो ये बिल्डिंग डिमोलिश कर दो, ये बिल्डिंग जो है गिरा दो, ये घर गिरा दो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंसाफ, आर्टिकल 10A की मौजूदगी में इंसाफ के तकाजों के मुनाफी बात है। और मैंने इस पे भरपूर बात की, और उसमें मैं एक बात जो खुश आइंदा है वो ये कि चीफ साहब ने कहा कि इसकी लीगल इम्प्लीकेशन को देखते हुए हम मिल बैठ के इस पे गुफ्तगू कर सकते हैं और हम रास्ता निकाल सकते हैं। आपका ये मौक़िफ़ ठीक है कि अपील का हक होना चाहिए। अच्छा, अब आप अभी मुझे अमेरिका से एक मैसेज आया है, एहतशाम निज़ामी साहब हैं, उनका मशरक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रहा है। वो कहते हैं भाई 3 लाख पाकिस्तानी अब भी पड़े हुए हैं ढाका में कैंपों में, 5 से 10 लाख मारे जा चुके हैं। उनका तो कोई सुओ मोटो नहीं लेता कि उनको भी लाया जाए, उनका कोई पुरसाने हाल हो। और यहाँ दूसरी हर चीज़ पर सुओ मोटो नोटिस हो जाता है। उन पाकिस्तानियों की कोई आवाज़ तो सुने, कोई इस पर भी तो गौर होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आपकी बात, ये मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। इंसानी जान से कोई चीज जो है वो ज्यादा कीमती नहीं है। और जैसे आपने फरमाया कि इतने लाख अगर पाकिस्तानी आज भी वहां कैंपों में पड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारी हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ अपनी नंबर गेम पे और एक दूसरे की विक्टिमाइजेशन के लिए ला बना रहे हैं, बल्कि अपने शहरियों के लिए नहीं बना रहे। तो मैं ये समझता हूं कि हमें सबसे पहले अपना कंसर्न ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट और मतवाजी लॉ होने चाहिए। मैंने ये भी बात की कि बात ये है कि हम उस हर कानून को चैलेंज करेंगे जो एक डिस्क्रिमिनेटरी है, जो इंसान में इम्प्रूवमेंट या उसकी प्रोग्रेस के दरवाजे बंद कर देता है। बात दोस्त कहते हैं कि जी बात ये है कि मुझे दोस्त एक इंटरव्यू कहने वाले वो कह रहे थे जी आप जो बात कर रहे हैं इससे तो किसी अपोजिशन को फायदा होगा। मैंने अर्ज किया कि गुजारिश ये है कि कानून सिर्फ अपोजिशन या बरसरे इक़्तिदार लोगों के लिए नहीं बनाए जाते। पर्सन स्पेसिफिक लॉज जो होते हैं वो हमेशा क्रूअल लॉज होते हैं, वो इंसानी फितरत के भी खिलाफ होते हैं और असूले इंसाफ में हमेशा रुकावट पैदा करते हैं। और इससे एक जो आप एक रवायती तौर पे एक इंसान की तकदीस के लिए, अदारों की तकद्दस के लिए जो चीजें रामवार करते हैं, अपनी नई जनरेशन के लिए छोड़ते हैं, वो मैंने यही अर्ज किया। जब बात होती थी मियाँ साहब के दौर में कि नैब लॉ को अमेंड कर लें, देखे ना, इक़्तिदार, दायमी इक़्तिदार तो सिर्फ खुदा की जात को है। इमरान खान ऊपर से लिखा के आए हैं कि उन्होंने यहाँ तो के बाद भी दोबारा आना है। यहाँ तो जिसके पास थोड़ा सा इख्तियार आता है वो खुद को खुदा समझने लग जाता है। ये बड़ा मसला है। भोन साहब, बात ये है, मुझे रोज़ाना मैसेज आते हैं, कॉलें आती हैं ढाका से। बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी हैं वो बेचारे जानवरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक छोटे छोटे कमरे में 10-10 आदमी हैं,
100 बंदों के लिए एक एक गुसल खाना है, बिल्कुल कोई परेशानी हाल नहीं। आप जरा उनकी आवाज बुलंद करें, सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट उनका नोटिस ले, उनकी फरियाद सुने, उनको भी हम पाकिस्तान वापस लाएं। 30 लाख मुहाजिर, अफगान मुहाजिर हमने रखे हुए हैं और वो अपने पाकिस्तानी जो हैं आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है जी। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात करूंगा कि आपने ये बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की, इसमें आप सुओ मोटो की जरूरत नहीं। हम ये आवाज अपनी बार के लेवल पे उन जो एक कसम परसी की जिंदगी गुजार रहे हैं अपने मुल्क से दूर, जिनके लिए कोई नहीं, हम उसकी आवाज बन के खुद पिटीशन लेके चले जाएंगे। मैं अपनी कैबिनेट में रखूंगा और आप जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हसन साहब। और शामी साहब इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और तोशा खाना का जो मामला है उस पर बात करते हैं। तोशा खाने में क्या हुआ? आमिर सईद अब्बासी बताएंगे कि आज उसमें क्या हुआ। वैसे तो क्या चल रहा है वो तो सभी जानते हैं। आमिर सईद साहब क्या हुआ? तोशा खाना की तलाशी हो गई, घड़ी दस्तयाब हो गई या नहीं हुई? जी शामी साहब, आज तीसरी मरतबा वफाकी हुकूमत ने मोहलत मांगी है अपनी उस दरख्वास्त पर दलाइल देने के लिए जिसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि तोशा खाना में जो इमरान खान को, वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले जो तहाइफ हैं उसकी तफसील नहीं बताई जा सकती और वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव मामला है। ये वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है। और आज जब दलाइल देने की बारी आई तो जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि इस दरख्वास्त के लिए अटॉर्नी जनरल खुद दलाइल देंगे, लेकिन आज वो सुप्रीम कोर्ट पे मसरूफ हैं, जो मुलाजमीन का केस है उसमें, लिहाजा वो मौजूद नहीं है। इस मौके पर जो दरख्वास्त गुजार इस केस में जो पटिशनर हैं सहाफी, उनके वकील ने कहा कि सर ये जितना टाइम ले रहे हैं कि मेरी दरख्वास्त ही गैर मौसर ना हो जाए, तो उस पर अदालत ने कहा कि आपकी दरख्वास्त कैसे गैर मौसर हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तब्दील ही ना हो जाए। तो इस मौके पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे उन्होंने कहा कि ये किसी एक फर्द के लिए नहीं है, बल्कि ये तो एक मुस्तकिल बुनियादों पर ये बात पब्लिक होनी चाहिए। अगर किसी हमारे वज़ीर-ए-आज़म को, किसी वजीर को, किसी ब्यूरोक्रेट को बैरून मुल्क से कोई तोहफा मिला है तो वो किसी की जेब में नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो म्यूजियम में रखा जाना चाहिए। और इस बात को पब्लिक करने से उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे कोई दोस्त मुल्क नाराज हो सकता है और कैसे कोई दोस्त मुल्क ये कह सकता है कि उसकी कोई दिलआज़ारी होगी अगर इन तमाम तफसीलात को पब्लिक कर दिया जाए। तो आप ने आज एक बार हमारे वजीर आजम के जो पुराने बयानात हैं वही अदालत में पेश कर देने चाहिए जो वो कहते रहे तहाइफ के बारे में। जी बिल्कुल, इस हवाले से अदालत ने ये कहा कि हमें ये लगता है कि शायद वज़ीर आज़म को इस बात का इल्म ही नहीं है कि यहाँ पर हुकूमत क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। शायद उनके नोटिस में आए तो वो इस पर बरहमी का इजहार करें और वो तमाम जो चीजें हैं वो पब्लिक कर दें। उन्होंने, जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे, उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वज़ीर आज़म को इस बात का पता चल जाए तो वो यकीनन इन तमाम तफसीलात को पब्लिक कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत का एक मौक़िफ़ है और उसके ऊपर अगर दलाइल देना चाहते हैं तो 8 दिसंबर तक की मोहलत दे दी गई है वफाकी हुकूमत को कि वो इस पर दलाइल दे। तो वज़ीर आज़म को पता नहीं कि उनको कौन सा तोहफा मिला है और उनको वो अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं सुनते, नहीं देखते। अच्छा, अब आप ये देखिए कि वो जो हमारे आजम सवाती साहब हैं जो इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात कर रहे थे, उनको अब नोटिस जारी किया है, अली जफर साहब को वकील किया हुआ है और हर पेशी पे कहते हैं मोहलत दे दीजिए, वक्त दे दीजिए, भाई दे, बयान जारी कर दे। और वाडा साहब हैं वो दोहरी शरीयत का मामला है, वो हर पेशी पे आके कहते हैं वक्त दे दीजिए। मदीने की रियासत में ऐसा होता था? बिल्कुल। वजीर आजम को चाहिए, वो कहते हैं ना कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, बिल्कुल तो अपने वजीरों को पेश करें कानून के सामने, कान से पकड़े, निकाले इनको, कहीं पेश हो अदालत के सामने, बयान दो, इंसाफ हासिल करो। तो बयान चलाने शुरू करें फिर तो हर बात में हुकूमत झूठी हद हो गई है। कहने हाथी के दांत हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। ठीक है शमी साहब, एक और मामला है उस पर मैं आपकी टेक लेना चाहूंगा। टीएलपी के सरबराह साद रिजवी का नाम फोर्थ शेड्यूल से निकल गए ना, बहुत मुबारक हो उनको। अब खेलें, कूदें, हंसें, मुस्कराएं, जलसे करें, तकरीरें करें, लोगों को अच्छी तलकीन करें, अपना तरबियत करें लोगों की। और ये जो धरने और मुजाहरे और हंगामे, इनसे जरा थोड़ी देर के लिए रुखसत ले लें। ठीक है, और अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। ठीक होगा। बरतानिया में एक रेफरेंडम हुआ, उस पर अजहर जावेद से भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही, जैसे होता तो उनसे मज़ीद जानेंगे। लेकिन सर आप उस पर क्या कहते हैं? जो सिखों का रेफरेंडम, जी, वो सिख वहां के जो हैं उनसे पूछा गया था ना कि खालिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए,
तो आप डिटेल उसकी अगर जावेद साहब हैं जी सर, तो बयान करें। अजहर जावेद साहब अभी नहीं है तो फिर नहीं है, अगले किसी और दफा देखेंगे। अगर उनसे रब्ता करते नहीं तो मुसाफिर पर बात कर लेते हैं। अब ये मुसाफिर है हमारे सऊद उस्मानी साहब, ये कॉलम निगार है रोजनामा दुनिया के, दिल से दिल तक कॉलम लिखते हैं। अच्छा, दिल में उतर जाते हैं। क्या बात, बहुत बड़े शायर हैं। नाम इतना सोच समझ के रखा है, इतना खूबसूरत नाम है तो बहुत बड़े शायर हैं। अब बड़े कॉलम निगार हैं और इन्होंने ये मुल्क 7 मुल्कों का सफ़र जो है अच्छा उससे किया, उसकी दूदाद लिखी है। मेरा ख्याल कॉलम भी छप चुके हैं। अच्छा, अब किताबी सूरत में शाया हो रहा है। ठीक है। ये मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के भतीजे हैं, हमारे दोस्त मरहूम जकी कैफी साहब के बेटे हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके पोते हैं। मुफ्ती शफी साहब भी शायर, तकी उस्मानी साहब भी शायर, इनके वालिद जो हैं जकी कैफी वो भी शायर। क्या बात। तो ये जनाब ये भी शायर, ये तो कमाल के शायर हैं और कमाल के नसर निगार हैं। अब तकी उस्मानी साहब ने जो इस पे फिक्रे लिखे हैं, चंद तबसरा किया है। जी जी। उन्होंने कहा इस सफरनामे में पाकिस्तान के कुछ शहरों, फिर इंडिया, उसके बाद तुर्की, ईरान, इंग्लिस्तान और अमेरिका के सफर के अहवाल बयान किए हैं। इनमें से अक्सर मुकामात वो हैं जहां मैं भी गया हूं और उनके सफरनामे भी लिखे हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि सऊद के असलूब में लिखो तो मैं अपने आप को आजिज पाऊंगा। तकी उस्मानी साहब ने ये फिक्रा लिखकर तो हमारा मुंह बंद कर दिया। क्या बात। हम इस पे क्या लिखे और क्या बोले। ठीक। तो हमारे प्रोफेसर खुर्शीद रिजवी साहब हैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं, हारून रशीद साहब हैं, सब इनके जनाब शान में बड़े खूबसूरत अल्फाज उन्होंने लिखे हैं, इनको दाद दी है, इनके गुण गाए हैं। तो अल्लाह ताला जो है उनकी किताब जो है पढ़ने की तौफीक किताब हमारे लोगों को बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए ना। बिल्कुल, हम भी पढ़ेंगे जरूर। हम भी मुसाफिर आप भी पढ़ लें सर, मैं भी पढ़ूंगा। दुनिया भी मैं अभी मुसाफिर खाना है। मैं भी निकल यहीं से आपसे मुसाफिर के बारे में जानूंगा कि मुसाफिर मैं लूंगा और इसको जरूर पढ़ूंगा। वापस आते हैं नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी अपने अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खबर की दुनिया।